बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। और मैं आज फिर से क्लास 12th का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूँ। ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है और इस पार्ट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार समझिएगा, लेकिन इसे अच्छे से पढ़ के और कवर करना है। ठीक, अगर कुछ भी कहीं समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वैद्युत बल रेखाएं पढ़ ली थी। अगर आपने पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देखिए, क्योंकि उसे नहीं देखेंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। तो हम शुरू करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, मैं ब्रश ले लेता हूँ। हमारी जो हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति क्या होती है हम इसे समझते हैं। और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और पढ़ के आ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति हम समझते हैं पहले क्या होती है। ऊपर चलते हैं पहले डायग्राम की तरफ। ये रहा हमारा डायग्राम, जो मैंने डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम में हमने देखा, सबसे पहले हमारी हेडिंग दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? हमारी यहाँ दो स्थिति आएंगी। ये डेरिवेशन दो तरीके से है। एक तो है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, जैसा कि उस वर्ड से समझ में आ रहा है, अक्षीय यानी कि अक्ष से रिलेटेड। यानी कि ये होती है हमारी अक्ष, ये हमारी एक रेखा है और इसी को क्या बोला जाता है, अक्ष। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, हमने एक रेखा ली, ये अक्ष हो गई हमारी। ठीक है, इस अक्ष पर जैसे एक्स अक्ष होती हैं, वाई अक्ष होती हैं। आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये माइनस वाई होती है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, अक्ष होती हैं। तो अक्षीय स्थिति यानी कि इस अक्ष पर ही कोई बिंदु, इस अक्ष पर देखो एक बिंदु, इस अक्ष पर एक बिंदु, इस अक्ष पर एक बिंदु, इस अक्ष पर एक बिंदु। तो अक्षीय स्थिति क्या हुई कि इसी पूरी अक्ष पर कहीं पे एक बिंदु लिया, वहां पर वो उसको क्या कहलाएगी, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास ये एक पूरी अक्ष है, ये इतनी बड़ी पूरी अक्ष है। इस अक्ष पर हमने एक बिंदु लिया, ये P ले लिया बिंदु, तो ये क्या कहलाएगी, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ये हमारी कोई बिंदु ले लिया, ये अक्षीय स्थिति है पूरी। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर हमें ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या क्या हमें डायग्राम में दे रखा है। तो हमने पढ़ा कि डायग्राम में क्या क्या है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारे पास ए बी है, जो कि क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आप सबको पता होना चाहिए क्या है। मैं दोबारा से रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, आप पार्ट 2 देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या था। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। और इनकी बीच की जो लंबाई होती थी वो क्या होती थी, 2l होती थी। और एक तरफ माइनस क्यू ले लिया, एक तरफ प्लस क्यू ले लिया है। आगे पढ़ते हैं। जिसके कारण इसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। तो हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इसकी अक्ष पर उपस्थित, ये जो पूरी अक्ष है, इस अक्ष पर उपस्थित जो P बिंदु है, इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और हमने देखा ये वैद्युत द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है O, यहाँ से
इस P, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से ये जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r गिवन है। ओके, ये हमने मान लिए। उसके बाद माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस q तथा माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तो हमने एक चीज मान ली कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव इस प्लस q के कारण और माइनस q के कारण इस अक्ष पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं ये E1 व E2 है। लेकिन हमें डायग्राम में एक चीज समझनी है, एक बात समझनी है, क्या कि प्लस q के कारण जो है वो E1 है, ठीक है, प्लस q के कारण जो है वो E1 है और माइनस q के कारण है वो E2 है। अब ये तो है कि यहाँ प्लस q के कारण E1 मान ली और माइनस q के कारण E2 मान ली, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे खटकती है, क्या कि प्लस q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी दिशा अलग है और माइनस q के कारण जो E2 है उसकी दिशा अलग है। तो मैंने कल आपको वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि एक जो प्लस क्यू आवेश है, ये ले लिया हमने प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश से हमेशा क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं अनंत की तरफ, इससे दूर भागती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, प्लस क्यू से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उससे दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या होगा, इस प्लस क्यू के कारण भी जो E1 माना है वो इससे दूर भाग रहा है, देखो वो इससे दूर भाग रहा है, वो अनंत की तरफ जा रही है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या कि माइनस क्यू के कारण क्या होता है, इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार आती हुई प्रतीत होती हैं, उस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो पार्ट 2 देखिए, वैद्युत बल रेखाएं मैंने समझाई हैं कि माइनस क्यू की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं और प्लस क्यू से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्लस क्यू के कारण क्या है, E1 जो कि प्लस क्यू से दूर जा रही है, और माइनस क्यू के कारण क्या है, E2 जो कि माइनस क्यू की तरफ आ रही है। आई होप आपको डायग्राम अब समझ में आ गया होगा कि E2 और E1 हमसे क्या कहना चाह रही हैं। तो आगे समझते हैं। आगे उसने बोला है E1 व E2 है, बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी r माइनस L है और आवेश माइनस Q से r प्लस L दूरी है। तो दूरियों को देखते हैं हम किस प्रकार इसने बोला है। तो जो आवेश प्लस Q है, आवेश जो प्लस Q है, इसकी P से अगर दूरी निकालनी है तो देखो ये जो R है टोटल, ये O से P तक की दूरी है, बट हमें कितनी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए। हमें कितनी चाहिए, हमें तो भाई इतनी और इतनी दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पार्ट हटाना पड़ेगा, हमें इतना पार्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इतना पार्ट ही क्या है, L है, इतना पार्ट ही हमारा क्या है, L है। तो हम क्या कर देंगे, इस R में से हम L माइनस कर देंगे, तो हमारी इतनी और इतनी जो लंबाई है, वो दूरी है, वो निकल जाएगी। तो प्लस Q से P तक की जो दूरी होगी या B से P तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी। R में से L घटा दिया तो क्या बचा, R माइनस L। और अगर हम माइनस Q से P तक की दूरी देखें तो इतना O तक तो हमारा क्या P है, लेकिन हमें ये भी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, L भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोला है तथा आवेश ये है, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, E1 जिसकी दिशा किधर थी, उससे दूर थी, उससे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, उसके कारण हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, क्या था। अगर रिवाइज नहीं है तो पीछे जाइए, वीडियो को देखिए पुरानी, तब याद रहेगा। क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
ये निकली थी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे बस क्या करना है, प्लस क्यू है, देखो क्यू तो यहाँ पे सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे परिणाम तो सेम है, लेकिन जो आर है, दूरी है, उस आर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, आर माइनस एल। आर माइनस एल, क्योंकि भाई दूरी लेते हैं हम, तब दूरी लेंगे तो किस प्रकार लेंगे दूरी, हमारी जो दूरी है प्लस क्यू से पी तक की, वो है आर माइनस एल। तो बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का स्क्वायर लगता है, तो हमने क्या लगा दिया, आर माइनस एल का स्क्वायर। किसकी जगह पे, आर स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि वहां पे आर होता था तो आर लगाते थे, यहाँ पे आर माइनस एल है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिस प्रकार प्लस क्यू में हमने पी से जो दूरी है वो आर माइनस एल का होल स्क्वायर लगाया है, उसी प्रकार माइनस क्यू से जब पी तक की दूरी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, और E2 में क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं E1 बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है, Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक चीज है क्या, कि BP दिशा में, ये BP दिशा में क्या लिख रहा है, तो ये हमारा BP दिशा में इसलिए लिख रहा है क्योंकि E1 जो है वो B से P दिशा में है, वो क्या है, B से P दिशा में है। समझ में आ गया होगा, E1 क्या है, B से P दिशा में है, इधर की साइड है, इधर इधर। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा आया माइनस क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश के उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के, यहाँ पे आएगा कारण, यहाँ पे लिख लीजिएगा कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बताया था माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो रहा था, E2 जो कि माइनस क्यू की तरफ था, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, और पी ए दिशा में, ये बात आप समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, आपने अगर पढ़ा होगा तो, पी ए दिशा में, यानी कि P से A की दिशा में, जो E2 है वो कहाँ है, P से A की दिशा में। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि माइनस क्यू के कारण जो E2 इजिकल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, P से A की दिशा में। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे समझने के लिए हम देखते हैं तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। वो है तो एक ही रेखा में, लेकिन वो क्या है, विपरीत दिशाओं में है। E1 जो है वो इधर है, E1 जो है वो इधर है, और E2 जो है वो इधर है। तो उनकी जो परिणामी निकलेगा, परिणामी तीव्रताएं निकलेंगी, जब भी दो चीजें आपस में विपरीत होती हैं तो उनका जो परिणामी निकलता है वो माइनस में निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी, E1 जो है वो E2 से बड़ा है। आखिर कैसे, आइए इसे समझते हैं कि इन दोनों में से बड़ा E1 है वो कैसे। देखो, एक रफ पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे समझते हैं, समझिएगा। क्या हुआ कि E1 जो है वो बड़ा है और E2 है वो छोटा है। कैसे, तो हमारा E1 का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, और E2 क्या निकला था, E2 निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, E2 निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इसमें कॉमन है, और 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इनमें डिफरेंट है। तो इन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो आइए कैसे समझते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास ऊपर तो 2 है और अपॉन में क्या है, 3 है, और एक टाइम मैंने क्या ले लिया, ऊपर तो 2 है और अपॉन में क्या है, 1 है। तो जब हम डिवाइड देंगे तो ये बड़ा आएगा या ये बड़ा आएगा, जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसा आता है, बड़ा आता है, यानी कि 2 आएगा, और जब बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो
आंसर कैसा आता है, छोटा आता है, यानी कि 3 का डिवाइड 2 में देंगे तो 0 पॉइंट में आ जाएगा, और जब 1 का डिवाइड 2 में दे रहे हैं तो कैसा आएगा, हमारा 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि बड़ा निकल के आएगा। तो E1 बराबर क्या है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, जो डिफरेंट था वो बता रहा हूँ, यानी कि r में से कुछ घट रहा है, जब r में से कुछ घट रहा है तो क्या निकलेगा, एक छोटी वैल्यू निकलेगी, यानी कि कुछ घटेगी तो छोटी वैल्यू निकलेगी। और E2 बराबर क्या है, E2 बराबर है 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि कुछ जुड़ रहा है r में, यानी कि नीचे कैसी आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम समझ गए क्या कि E1 E2 से क्यों बड़ा है, क्योंकि E1 में डिवाइड में छोटी आ रही है और E2 में डिवाइड में बड़ी आ रही है। तो जब डिवाइड में बड़ी आती है तो आंसर छोटा निकलता है, और जब डिवाइड में छोटी आती है तो आंसर बड़ा निकलता है। तो E1 इस प्रकार हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया E2 से। तो हम समझते हैं आगे क्या, कि E बराबर E1 माइनस E2, वेयर E1 क्या है, E2 से बड़ा है। आगे E1 माइनस E2 है तो हमने E बराबर क्या फॉर्मूला वैल्यूज रख दी, E1 की वैल्यू रख दी हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, आगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इनमें से कॉमन आ गया, हमारा क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो देखो ऊपर आ गया r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, नीचे देखो इस प्रकार हुआ, नीचे की गणना में समझाता हूँ, नीचे क्या है, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो हमने देखा कि r माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं समझाता हूँ, r माइनस एल इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख दिया अगर, तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो हमारा इसी प्रकार क्या निकल के आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया हो। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों खोल दिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इससे ये कटा, इससे ये कटा, और ये दोनों प्लस प्लस के हो गए तो जुड़ गए। तो हमारे पास क्या बचा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे समझते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या किया, Q को अंदर भेज दिया, 4QRL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 4 को ऐसे तोड़ लिया, 4 को हम ऐसा कर सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो हमने यही कर दिया, क्या कर दिया, 2 इंटू 2, और L का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, आर क्यू सब वैसे ही लिखा है, बस सबको सेपरेट कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि P इजिकल्स टू होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो गया, 2L और Q की जगह पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो हमने यही कर दिया, क्या कि 2PR बचा, और E इजिकल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बट अगर हम देखें कि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, जो L था वो देखो, R तो इतना बड़ा था, O से और P तक था R, और जो L था वो कितना था, वो खाली वैद्युत द्विध्रुव में अल्प दूरी होती थी बहुत, आपको पता होगा जो L मैंने बताया था वो कितनी अल्प दूरी होती थी। तो जो R जो हमने L है वो अगर R की अपेक्षा बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर जो होगा वो भी L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, L स्क्वायर बहुत कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य का मतलब उनकी वैल्यू 0 मान लेते हैं R की जगह पे, R के सापेक्ष। तो हमने क्या किया, L की वैल्यू क्या मान ली, 0 0, बिल्कुल सूक्ष्म मान ली। तो क्या होगा, L की जगह पे जब 0 आ जाएगा तो R की पावर क्या हो जाएगी, 4। कैसे हो जाएगी 4, देखो यहाँ पे था हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब एल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर का
होल स्क्वायर ये बचेगा, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। तो इस प्रकार से क्या बचा, आर की पावर 4। और इस एक आर से एक आर कटा तो नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब। तो हमारा निकल के क्या आया, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। और मात्रक हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कवर कीजिएगा, पूरा लिखिएगा। कुछ भी कहीं समझ में नहीं आता तो मुझे बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड बाय।